जो काम करने वाला एक नौकर संतू उनके जो कोठरी में आता है, कमरे में आकर उनके हाथ से चिल्लम छीन लेता है। कोई उनके गाल पर थप्पड़ लगाया है, इस तरह उनका गाल पूरी तरह से डर के कांपता रहता है। मैं तो केवल 1 रुपये और 4 आने लूंगा, मेरा इन चीजों में से विश्वास नहीं। तभी लाख लाख बधाइयां बौजाई जी, घर में कदम रखते ही मंगलसेन आवाज लगाई। नमस्कार, मैं हूं मेहरताज, अत्युत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। आपके जो भी प्रथम पीयूसी के विद्यार्थी हैं, उन सभी को मेरी कक्षा में स्वागत है। दूसरा है जो आपकी हिंदी साहित्य की जो प्रथम पीयूसी की जो हिंदी साहित्य में जो पाठ्यक्रम है, उसमें तृतीय सोपान में जो आपका तीसरा पाठ है, जो कहानी है खून का रिश्ता, उस कहानी के बारे में जो भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई खून का रिश्ता, इस कहानी का मैं आज परिचय कराऊंगी। तो इस खून का रिश्ता, इस कहानी से पहले हम जो इस कवि का परिचय देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस कवि का नाम, जो लेखक का भीष्म साहनी, जन्म अगस्त 1915 रावलपिंडी में हुआ था और जिन्होंने इन्हें हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि कहकर बताया जाता है। और भीष्म साहनी ने जो अपने कहानी में सांसारिक जीवन के बारे में इन्होंने बताया है, और दूसरा जो खून का रिश्ता जो कहानी है, उस कहानी में किस तरह रिश्ता निभाते हैं और किस तरह जो अमीर लोग जो गरीब लोगों का अत्याचार करते हैं, तो इस पाठ में इन्होंने बताया गया है। और दूसरा है इनकी प्रमुख रचनाएं माता विमाता, वीवर, सिरका, सदका, प्रोफेसर, अपने अपने बच्चे, खून का रिश्ता, चीफ का दावत आदि इनके प्रमुख रचनाएं हैं। और इनकी मृत्यु 11 जुलाई 2003 में इनकी मृत्यु होती है। तो इस तरह इनका परिचय है। तो आगे देखिए, जो खून का रिश्ता पाठ में इन्होंने क्या बताना चाहते हैं, क्या बता रहे हैं इस प्रस्तुत कहानी में। तो देखिए, इस प्रस्तुत कहानी में जो यहाँ पर बता रहे हैं कि इस कहानी में सबसे पहले चाचा मंगलसेन है ना, जो चाचा मंगलसेन एक गरीब दुर्बल व्यक्ति होता है, और दूसरा है यहाँ पर बड़ा भाई और भाभी बोजाई। तो चाचा मंगलसेन का बड़ा भाई और उसकी भाभी होते बोजाई जी। और जो इस बड़े भाई के जो बच्चे क्या होते हैं, एक वीर जी और दूसरी मनोरमा रहते हैं। और इनके घर में जो काम करने वाला नौकर रहता है, नौकर, उसका नाम संतू। तो दूसरा जो वीर जी की सगाई होने वाली रहती है, जैसा कि इस कहानी में बता रहे हैं कि वीर जी की सगाई होने वाली रहती है, तभी मंगलसेन किस तरह अपने सपनों में भंग हो जाता है। तो भंग होने पर वो किस तरह सपना सोचता है और जो सपना उसका किस तरह साकार होता है, कई कर यहाँ बताया है। तभी यहाँ पर सच में इस वीर जी की सगाई होती है। वो वीर जी की जो सगाई होने वाली लड़की प्रभा होती है। और यहाँ पर इस कहानी में जो मुख्य पात्र आता है, प्रभा का भाई। तो इस तरह इस क्या होता है, खून का रिश्ता एक कहानी में इस तरह के पात्र हम देख सकते हैं। तो देखिए, आइए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बता रहे हैं इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है जो गरीब लोग के साथ किस तरह बर्ताव करते हैं, और दूसरा किस तरह रिश्ता निभाना, और दूसरा है किस तरह वीर जी जो छोटे होकर भी, जो बड़े अमीर लोग रहकर भी, तो उनकी सोच जैसे कि कम खर्च में क्या होना, अपनी ब्याह होना, अपनी शादी होना, इस तरह का इस कहानी में हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मंगलसेन यहाँ पर चटाई पे
बैठता है। तो देखिए, चाचा मंगल सेन हाथ में चिल्लम थामने सपने देखना। तो यहाँ पर क्या बता रहे, चिल्लम थाम के रहता है। जैसा चिल्लम का मतलब होता है जैसा कि एक तंबाकू का एक वस्तु, जो तंबाकू का वस्तु ये हाथ में थामे वो रहता है। तभी क्या होता है, देखिए मंगल सेन ने जीभ का चटकारा लिया और सिर हिलाया और तंबाकू की कड़वाहट से भरे मुंह में भी मिठास आ गई, मगर स्वप्न भंग हो गया संतू का आना और मंगल सेन के साथ खिलवाड़ करना। तो यहाँ पर यह बता रहे हैं कि जब मंगल सेन क्या होता है, सपनों में भंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस जो वीर जी के घर में सगाई होती है, वो सगाई होने वाला एक दुल्हा वीर जी होता है। तो तभी मंगल सेन उत्सुकता होते हैं, उत्साहक रहते हैं कि क्योंकि उस सगाई डलवाने में सिर्फ मंगल सेन और उनके बड़े भाई ही जाएंगे कहकर सोचता रहता है। तभी इन्होंने सपना इस तरह सोचते हैं कि जो सपने में ये चिल्लम थामे रहते हैं, जैसे कि एक तंबाकू का एक चीज वो धूम्रपान की तरह वो चिल्लम थामे लेते रहते हैं। तभी वो क्या होता है, ऐसा सोच रहे हैं कि इनका सपना, इन्होंने समधियों के घर गए हैं, वो समधियों के घर में उनका स्वागत कर रहे हैं। किस तरह स्वागत, जैसे कि इनके पगड़ी में जैसे कि जो भी ज्यादा केसर की छींटे पड़े हैं और गिलास में बादामों से भरा हुआ एक दूध उनके गिलास में दिए गए हैं। जैसा वो गिलास में जैसा पीते ही उसके बादामों के जो आते हैं, जो पत्तियां, वो सब क्या होता है, उन्हें मिठास लगती है, एकदम रुचि लगती है। तभी वो रुचि से वो क्या होता है, एकदम चटकारा लेते हैं। वो जो चटकारा लेने से वो जो बंदूक, वो तंबाकू का एक गुटखा भी क्या होता है, जो तंबाकू का एक गुटखे का कड़वाहट भी वो मीठा लगने लगता है। तो इसका मतलब है वो क्या कर रहे हैं, सपने में भंग हो गए हैं। तो तभी उसने वो तंबाकू जो पीते रहते हैं, तभी वो सपने में उन्होंने क्या करे, समधियों के घर में जाके जो बादाम के दूध पीते रहते हैं। तभी वो चटकारा भी क्या होता है, जो तंबाकू कड़वाहट भी मीठा लगता है। तभी थोड़ी सी झुरझुराहट सी हवा आती है, झुरझुरी होकर उनका जो सपना क्या होता है, भंग हो जाता है। तो भंग हो जाने के बाद इन्होंने देखते हैं कि तभी क्या होता है, वहां पर वो जो भी सपना क्या होता है, वो जो भी उन्होंने सोचा हुआ सपना क्या होता है, एक सपना रहता है, वो सचमुच में क्या होता है। लेकिन उस घर में वीर जी की सगाई होने वाली रहती है। तभी उनके जो कोठरी में एक उनके घर में काम करने वाला जो क्या होता है, संतू आता है। जो काम करने वाला एक नौकर संतू उनके जो कोठरी में आता है, कमरे में आकर उनके हाथ से चिल्लम छीन लेता है। छीन कर बताता है कि तुम्हें इस शुभ कार्यों में जो समधियों के घर तुम्हें नहीं ले जाएंगे कहकर इनके साथ बोल के हंसता रहता है। तभी मंगल सेन को एकदम क्या होता है, डर सा लगता है, पूरा बदन लर्जिश की तरह कांपने लगते हैं, डर जाते हैं, क्यों मुझे क्यों नहीं लेकर जाएंगे। तो तभी संतू को मंगल सेन ने डांटने लगते हैं, तुम मेरे साथ खिलवाड़ नहीं करो, बड़ों के साथ खिलवाड़ करना अच्छा नहीं लगता कहकर उसे डांटते हैं। लेकिन संतू यह बताता है कि कुछ भी हो जाओ, तुम्हें लेकर नहीं जाएंगे, इस समधियों के इस शुभ कार्यों में जो सगाई डलवाने नहीं ले जाएंगे कहकर इन मंगल सेन के साथ शर्त बांधता है। तो तभी बोलता है, ले लो, दो दो की शर्त हो जाए, तुम्हें नहीं लेकर जाएंगे कहकर बताता है। तो तभी मंगल सेन सोचने लगते हैं और उनका दिल धड़कने लगता है कि सोचते हैं कि क्योंकि मंगल सेन क्या होता है, उनके घर का पुराना नौकर होता है, तो नौकर होने के बावजूद क्यों संतू ठीक ही कह रहा है कहकर सोचते हैं। तभी जो संतू बताता है, आओ रसोई घर में सभी वहां पर नाश्ता कर रहे हैं कहकर मंगल सेन को लेकर जाता है। तभी जो संतू हाथ में रखा जो चिल्लम को क्या करता है, वहां के एक जगह में रख देता है। रख के जो जब भी मंगल सेन उस रसोई घर में जाकर
झांकते हैं तो सचमुच वहां पर क्या होता है, वीर जी आए होते हैं, वीर जी, और वहां पर बहस चलती रहती है रसोई घर में। तो यहाँ पर वीर जी बता रहे हैं कि अपने पिता से, बाबूजी मुझे सगाई सिर्फ ₹125 में ही सगाई डलवाना चाहिए, लेकिन वहां उसकी जो बौजाई जी माँ उसे समझाती है, क्योंकि इतने हम अमीर लोग हैं, अमीर हो लोग होने के कारण भी तुम इस सगाई में ज्यादा लोग, ये ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं जाएंगे तो समधियां हमारे ऊपर क्या समझेंगे, वो हमें अपमान की तरह देखेंगे, तो ये ठीक नहीं कहकर माँ समझाती है। लेकिन इस बात पे अड़े रहते हैं कि वीर जी सिर्फ सगाई क्या होना चाहिए, सरलता से होना चाहिए, ये होना होता सिर्फ अकेले बाबूजी ही जाना चाहिए और दूसरे कोई भी नहीं जाना है कहकर वो वीर जी बताते हैं। तो देखिए आगे यहाँ पर क्या बता रहे हैं, माँ बेटे और बाबूजी के बीच चर्चा। तो यहाँ पर जब मंगलसेन उस रसोई घर में जाता है तो माँ, बाबूजी और वीर जी तीनों में वहां पर इस सगाई डलवाने की बात में चर्चा होती रहती है। तो देखिए, मैंने कह दिया माँ मेरी सगाई ₹125 में होगी और केवल बाबूजी सगाई डलवाने जाएंगे और मंजूर नहीं होता अभी से, क्या है, अपनी क्यों करेगा। तो यहाँ पर बता रहे हैं, देखिए, तो मैंने कह दिया माँ मेरी सगाई ₹125 में ही होगी। मैंने बताया कि वो सिर्फ सरलता से विवाह होना चाहते थे, तो सिर्फ क्या है, उनकी सगाई जो भी ₹125 में ही होना चाहते थे। तो ज्यादा पैसा खर्च करके दिखावा करने की आदत वीर जी में नहीं थे, क्योंकि वो अमीर लोग थे। वीर जी का जो घराना बहुत अमीर लोग था और साथ साथ में इन्होंने पढ़े लिखे हुए एक व्यक्ति थे, तो इसलिए फजूल इस तरह का बिना कोई भी एक कार्य में तो ज्यादा फजूल खर्च करना ठीक नहीं है कहकर वो समझते थे। इस तरह अपने पिता को बताते हैं। तो केवल बाबूजी सगाई डलवाने जाएंगे, जो मंजूर नहीं हो तो अभी से अपनी क्यों करेगा, मैं कान खींचकर इसे मनवा लूंगा। वह जी मैं क्यों ना जाओ, आजकल बहनें भी जाती है, मनोरमा सिर झटक कर बोली। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो रसोई घर में जब मंगलसेन जाते हो तो वहां पर क्या होती है, बौजाई जी रोटियां सेकती रहती है और जो दीवार से जो अपना पीठ लगाए हुए बाबूजी बैठे होते हैं, दूसरी तरह जो वीर जी और मनोरमा दोनों नाश्ता कर रहे थे, एक ही थाली में जो रोटियां खा रही थी। तो तभी वहां पर चर्चा इस तरह चल रही थी कि सगाई डलवाना तो सभी लोग जाएंगे, सभी समधियां पूरे अपने रिश्तेदार जाके डलवा के आएंगे, लेकिन वीर जी इसे मना कर रहे थे। तभी माँ जी उसे डांटती है, ये क्यों हमारी सुनेगा, ये सुनता ही इसकी है, तो अब बड़ों की, अब हम जैसे माँ बाप की क्यों सुनोगे, सिर्फ आप अपना ही करोगे कहकर माँ बताती है। तभी बाबूजी बोलते हैं, क्यों अपनी करेगा, ये खींच के ये कान पे लगाऊंगा तो अकल ठिकाने पे आएगी कहकर वो बताते हैं। तभी वीर जी दोबारा बाबूजी को बताएं कि आप ही कहते थे, जैसे कि इस बड़े बड़े कोई भी कार्य में फजूल पैसा खर्च करना ठीक बात नहीं कहकर दूसरों को आप समझा रहे थे, लेकिन अब आप आज हमारे जो घर की बात आई तो क्यों इस तरह मुंह मोड़ रहे हो, अब क्यों इस सगाई में ज्यादा पैसे लेना, ज्यादा खर्च करने के सोच रहे हैं कहकर बाबूजी को बताते हैं। तभी बाबूजी गुस्सा हो जाते हैं। तभी वहां से कुछ वीर जी दोबारा कुछ बोलने की कोशिश करता है, तभी मंगलसेन की आवागत होती है। अभी मंगलसेन आ रहा है, उसके सामने कुछ भी मत बोल कहकर वीर जी को रोक देते हैं। तभी वीर जी रोक देने के बाद जब मंगलसेन अंदर आता है रसोई घर में, तभी बाबूजी बताते, तभी मंगलसेन आते आते अपनी बौजाई भाभी को बताता है, बौजाई जी आप क्यों रोटी सेंक रहे हो नौकर होते हुए। तभी
बौजाई जी बताती है, देखो मंगलसेन जी कौन आया है। तो तभी वीर जी वहां पे बैठे ही नमस्कार कहने की कोशिश करते हैं। तभी उनके जो पिताजी क्या करते हैं, उसे डांटते हैं, झिड़कते हैं, झिड़कते हुए बोलते हैं कि क्यों उठकर उनका पालंगन कर, क्यों तुम्हें समझ में नहीं जाएगा, कहकर उसे झड़कने लगते हैं। तभी वो क्या करता, उठ के उनका जो पालंगन करने के लिए जाता है। तभी मंगलसेन जी क्या होते हैं, जो आराम से, जो शर्म से क्या करते हैं, उनके जो वीर जी के बाल छूते हैं, इस तरह छूते हैं कि पूरे बाल उनके बिखर जाते हैं। तो आगे जब वीर जी को पालंगन करने के बाद मंगलसेन हंसते हंसते जीते रहो कहकर उसे आशीर्वाद देते हैं। तभी आशीर्वाद देने के बाद इस तरह बोलते, वीर जी आप सगाई के दिन खुद वीर ही आ गए हो कहकर इसे मंगलसेन हंसते हुए वीर को बताते हैं। तभी जो बाबूजी गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा होकर बोलते हैं, अपना बस बस मंगलसेन, अपना मुंह कुछ मत बोल, बैठ जा वहां पे कहकर वो गुस्से से बोलते हैं। तभी मंगलसेन जब बैठने जाता है तो तभी वहां पर चटाई नहीं रहती है। तभी चटाई ना होने के कारण से वो वीर जी देखकर बोलते हैं, आज ये चाचा मंगलसेन जी मेरे चटाई में ही बैठ जाइए कहकर वो बताता है। तो इसी तरह देखो बताते हैं यहाँ पर मंगलसेन को अपनी हैसियत पर, तो तभी बताते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये तरह से मंगलसेन को अपनी हैसियत पर बहुत नाज रहता है, क्योंकि मंगलसेन एक सैनिक में होकर आता है। आओ मंगलसेन जी आओ, जरा देखो यहाँ कौन बैठा है, और जगह पर बैठ जाइए चाचा जी, मैं दूसरी चटाई लूंगा, वीर जी ने कहा। तो यहाँ पर बता रहे, वीर जी जब चटाई ना होने के कारण से वीर जी अपनी चटाई देते हैं बैठ जाने के लिए। लेकिन वहां पर बाबूजी गुस्सा हो जाते हैं, क्यों थोड़े देर खड़े हो गया तो उसके टांगे नहीं टूटेगी कहकर बताते हैं। बाबूजी जो बौजाई जी भाभी क्या करती है, गुस्सा हो जाती है, दांते तले चबा देने का मतलब बहुत क्रोधित होना, गुस्सा होना, इस तरह हो जाती है। तो देखिए माँ जी ने दांत तले होंठ दबाया और घूर घूर कर बाबूजी की ओर देखने लगी। तो दांते तले का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। तो दूसरा, दुकानदारों की टांगे कितनी छोटी होती है भैया, क्या तुमने कभी देखा है। मंगलसेन और बाबूजी के बीच की चर्चा यहाँ पर बताते। तो दुकानदार की, तभी मनोरमा उन्हें देखकर हंस रही थी। मनोरमा जब नाश्ता करके ऐसे ही बैठे, दोनों घुटनों अपने सिर के बीच में दबाए, अपने जो पांव की उंगलियां दबाती हुई बैठी हुई थी। तभी वो चटाई ना मिलने के कारण गुस्सा हो जाते हैं वीर जी, उसकी जो माँ जी, वीर की माँ गुस्सा हो जाती है। तभी क्या होती, दोबारा मंगलसेन ने संतू को चिल्लाते हुए बताता है, जाओ संतू मेरे लिए कुछ चटाई लेकर आ जाओ। तो तभी बाबूजी ने बताते हैं कि तुम खुद अपनी ही चटाई ले आकर बैठ जाओ, थोड़ा आगे चलोगे तो तुम्हें कुछ टांगे टूट जा नहीं जाओगी, तुम्हें कुछ भी नहीं हो जाएगा कहकर उसी के साथ इस तरह बर्ताव करते हैं। लेकिन इस बर्ताव को वीर जी और उसकी जो माँ जी इसे गुस्सा हो जाती है, इसे संभाल नहीं सकती, क्योंकि नौकरों के सामने जो मंगलसेन की इज्जत नहीं करते रहते हैं। तो तभी क्या होता है, जब वीर जी जब मंगलसेन चटाई लेने के लिए दरवाजे के सामने के ओर संतू से पार होके जाता है देखने के लिए, तभी वहां पर चटाई नहीं रही थी। तभी संतू बताता है, रुको चाचा जी, वहां पर चटाई नहीं है, मैं दे दूंगा, अभी उठा ले आकर दे दूंगा, एक ही बर्तन है मल कर दूंगा कहकर वहीं पर अपने दो घुटनों के बीच सिर लगाए हुए मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था। तभी मंगलसेन को गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आकर, जाओ संतू, कितनी बार बताना मेरे लिए एक चटाई लेकर आओ। तभी वो ऐसे ही बर्तन मलते रहता है।
तभी उसकी माँ गुस्से से, वीर जी की माँ गुस्से से, संतु कितनी बार कहना तुम्हें चटाई ले आकर दो, इसे कुछ भी बात बताओ तो अपने कानों में दबाए रखे रहता है, सुना ही नहीं देता कहकर गुस्सा होती है। तभी संतु मंगलसेन के लिए चटाई ला कर देता है। तभी जब संतु को वहां पर जो आज के जो नाश्ते में सब्जियां, जो 3 तरह के सब्जियां और गरम गरम रोटियां पकी हुई थी, तभी वीर जी ने एक रोटियां डाल के खा रहा था। तभी उनके जो वीर जी के, तभी मंगलसेन रोटियां डाल के खा रहा था। तभी वीर जी के पिता बाबूजी ने मंगलसेन से पूछताछ करते हैं। तो देखिए, बाबूजी और मंगलसेन के बीच चर्चा। तो जब बाबूजी पूछते हैं मंगलसेन को, तुम्हारा जो आपने कहां पर है, आज रामदास के पास पैसे जो अपने घर के किराया लेने गए थे कहकर पूछते हैं। तभी मंगलसेन इस तरह बताता है, और पराठे डालो मंगलसेन जी। माँ ने पूछा, मंगलसेन काका और अभी गले में ही अटका हुआ था। जब बाबूजी मंगलसेन को किराए के बारे में पूछते हैं तो तभी मंगलसेन इस तरह आलसी की तरह बताता है, वो आलसी तो मुझे नहीं मिला, वो नहीं कभी भी घर पर है, घर पर रहता है, कभी घर पर ही नहीं रहता है कहकर बताता है आलसीपन पर। तभी वीर जी को गुस्सा ज्यादा आ जाता है। गुस्से से वो और बोलते हैं कि ये थप्पड़ लगाओ तो अकल टिकाने पे आएगी कहकर बताने से उसे और दोबारा ऐसा मंगलसेन डर जाते हैं जैसा कि कोई उन्हें के गाल पर थप्पड़ लगाया है। इस तरह उनका गाल पूरी तरह से डर के कांपता रहता है। तभी जब बाबूजी दोबारा मंगलसेन को समझाते हैं कि मैं यहाँ रहते ही मैं तुम्हारी हालत इस तरह है, तो जब मैं बाहर जाऊंगा तो किस तरह तुम इस कारोबार को संभालोगे कहकर समझाने की कोशिश करते हैं। जब बाबूजी इस तरह भी बताते हैं कि मैं जो काम कमाने सब कुछ नौकर नहीं कमा कर देते, हमारा जो सब कुछ कारोबार में नौकर काम नहीं करके देते, तो तुम हमारा रिश्ता, मेरा भाई हो तो भाई होने के नाते तुम पूरा घर का कारोबार, छोटा मोटा कारोबार संभालने की मैंने जिम्मेदारी दिया हूँ, लेकिन वो जिम्मेदारी भी तुमने ठीक से नहीं किया है। तुमने यह मेरे घर 6 महीने हो गए आकर, लेकिन ये काम भी ठीक से नहीं कर रहे हो कहकर समझाते हैं। लेकिन ये बात सुनकर मंगलसेन को एक तरह से हरारत की तरह होती है, जैसा कि आलसीपन से बेकार की तरह वो दिखाता है अपना जो बर्ताव। जब भी वीर जी, जो बाबूजी बताते हैं कि कुछ काम तो ढंग से सीख लो, जब तुम ही हमारे घर के जो सदस्य हो तो सब कुछ काम ठीक सीख लोगे तो मुझे ही थोड़ा आसानी हो जाएगी कहकर समझाते हैं। तभी उसे इस तरह उत्सुक हो जाता है, प्रसन्न होता है कि बाबूजी को अपनी पगड़ी निकाल कर उनके पैरों पे रख दूं कहकर वो प्रसन्न होकर इस तरह बताता है कि अब डरो मत जी, मैं रहते ही कुछ भी नहीं होगा, मैं रहते ही यहाँ पर एक चिड़ियों का पर भी नहीं हिलेगा, तो किस बात का डर है, मैं आज ही जाऊंगा उसके पास, किराया लेकर ही घर आऊंगा कहकर वो जोश के साथ बताता है। तभी यहाँ पर ये कहानी बताता है, मैं भी यहाँ सेना में काम कर रहा था, जैसा कि जिस तरह मेरा जो सेना में जो काम कर रहा था, तभी मेरा एक जो सेना दल के जो कैप्टन ने मुझे आदेश दिया कि शराब का बोतल लारी में रह गया है, लेकर आओ। तभी मैंने कुछ बात की चिंता नहीं की, वहां पर बंदूकों की धाराएं चल रही थी, फिर भी मैंने बोतल ले आकर दे दिया। तो इस तरह मैंने सब कुछ इन्हें आसानी से करता हूं, तो आपका काम पूरी तरह से देख कर मैं देखभाल करके देखूंगा कहकर वह बाबूजी को बताता है। तभी जाते जाते हुए तो इस तरह बोलता है कि आज ही हम सगाई डालने आज शाम जाए कहकर बाबूजी को पूछता है।
मंगलसेन। तभी बाबूजी गुस्सा होते हुए बताते हैं कि तू अब जा, जब तुम्हारी जरूरत होगी तो हम बुला लेंगे, कहकर गुस्से से बोलते हैं। तभी वहां पर मंगलसेन को ये एकदम डर लग जाता है, पूरी तरह बदन कांपने लगता है। तो सोचता है कि संतू ठीक ही कहता है, मुझे तो इस सगाई डलवाने के लिए समधियों के घर नहीं लेकर जाएंगे, कहकर सोचते हुए उसे अपने आप पर अपनी जो इस पर रुलाई आ रही थी, फिर भी उस रुलाई को दबाते हुए रसोई घर से बाहर चला जाता है। तो तभी देखिए यहाँ पर बता रहे, तो तू आज अपना काम देख और जो जरूरत हुई तो इस तरह उसे डांट देते हैं। तभी देखिए क्या होता है यहाँ पर, बाबूजी उनकी पत्नी और वीर जी की चर्चा। तो देखिए मैंने कहा दिया पिताजी आप अकेले जाइए और 125 लेकर सगाई डलवा लाइए। तभी यदि आप अकेले नहीं जाना चाहते तो चाचा जी को साथ ले जाइए, बस 2 जने चले जाए। तो यहाँ पर इस तरह बताते हैं कि जब मंगलसेन रसोई घर से बाहर जाने के बाद दोबारा इन तीनों में चर्चा चलती है। जो वीर जी तो अपने बात पे डट के खड़े हुए थे, जो सगाई डलवाना हो तो सिर्फ आप अकेले जाइए कहकर, लेकिन वहां माँ की बातचीत थी कि अकेले नहीं जाएंगे, कोई हमारे कोई बड़े बड़े रिश्तेदार को या 6 या 7 लोगों को, बड़े बड़े लोगों को साथ लेकर सगाई डलवा के लेकर आएंगे कहकर बताते हैं। तो लेकिन इस बात को वीर जी इनकार करते हैं, सिर्फ मैंने कह दिया सो कह दिया कहकर बताते हैं। तभी माँ को गुस्सा आ जाता है, तुम किसकी बात सुनोगे और क्या बताओगे। तो तभी वीर जी इस तरह बताते हैं, आप क्यों मंगलसेन चाचा के साथ इस तरह बर्ताव करते हो कहकर वो अपने पिता से बताता है। और दूसरी तरह से उसकी जो पत्नी बौजाई जी ने भी अपने जो भी पति से बताती है कि आप क्यों उस मंगलसेन के साथ इस तरह खिलवाड़ करते हो, इस तरह बर्ताव करते हो, आप कभी भी नौकरों के सामने इस तरह उनकी बेईमानी नहीं करना चाहिए, बेइज्जत नहीं करना चाहिए कहकर बताते हैं। तभी जब ही क्या होता है, बाबूजी को गुस्सा आकर बताते मैंने उसे क्या बोल दिया, मैंने क्या कह दिया कहते हैं। तभी दोबारा जो बौजाई जी पत्नी बताती है कि नहीं तुमने क्यों इस तरह इसके साथ बात करते हो कहकर गुस्से से बोलती है। और दोबारा जब बोलने के बाद दोबारा बोलते हैं कि वीर जो बाबूजी मैंने उसे कुछ भी नहीं करा, सिर्फ उसको समझाने की कोशिश कर रहा था कहकर गुस्सा हो रहे थे, गुस्से से बोलते हैं। तभी वीर जी को भी इस बात पे गुस्सा आ रहा था, गुस्सा आते हुए भी वो इस तरह ऐसे ही बैठा हुआ था कि मैंने जो कह दिया, जो सगाई करना हो तो 125 रुपए में करके आप अकेले ही आ जाइए कहकर हम बताता है। तभी बाबूजी एकदम गुस्सा होकर अपनी जो पहनी हुई पगड़ी निकालकर वो अपने वीर जी को अपने बताते हैं कि हमारे सफेद बाल का तो तुम समझने की कोशिश करो, हमारे सफेद बाल का तो तुम समझो, हमारे साथ क्यों इस तरह बर्ताव करते हो कहकर अपने जो बेटे वीर जी से बताते हैं। तभी वीर जी उस कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, तभी उस सफेद बालों के जरिए से चुप रह जाता है और इस तरह बताता हुआ जाता है कि जो करना हो सो कर लीजिए, लेकिन सगाई डलवाना हो तो आप जाइए, वरना आप नहीं जाना चाहते हो तो साथ में मंगलसेन चाचा जी को लेकर जाओ कहकर बताता है। तभी बाबूजी जो उसकी माँ बौजाई जी एकदम हैरान हो जाती है और जो आंगन में बैठा संतू बर्तन मल रहा था वो भी हैरान होकर फिरकर घूमकर देखता है। तो तभी पूरी वहां रसोई घर में चुप्पी छा गई थी और तभी माँ जी बोलती है, उस क्या बता रहे हो बेटा, जैसे कि हमारा पूरा उतना बड़ा रईस खानदान, रईस का मतलब होता है बड़ा खानदान,
उतने बड़े अमीर लोग के जैसे भाइयों को छोड़कर इस दुर्बल व्यक्ति को, इस कुरूप व्यक्ति को लेकर जाए तो इससे हमारी अपमान तो जरूर होगी, कहकर माँ जी बताती है। तभी वीर जी बताते हैं कि क्यों मंगलसेन चाचा जी के साथ इस तरह बर्ताव करते हो, क्यों वो गरीब है और मर्दूद होने के कारण से इस तरह आप बर्ताव करते हो, ये ठीक नहीं है। जाना हो तो आप अकेले जाइए वरना मंगलसेन के साथ जाइए। तो तभी माँ जी बताती है कि नहीं बेटा, इस बात का मैंने नहीं बता रहे, क्यों चाचा जी को भी साथ में लेकर जाएंगे और साथ साथ में अपने जो बड़े बड़े जो रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार को भी साथ में ले जाना चाहिए, कहकर माँ जी समझाती है वीर को। लेकिन यहाँ पर वीर ने नहीं, कोई नहीं जाना चाहिए, सिर्फ मंगलसेन चाचा जी और बाबूजी ही जाना है, कहकर बताता है। तभी एकदम माँ को रुलाई आ जाती है, तो सोचती है कि ये आजकल के बच्चे हम जैसे माँ बाप की कौन सुनेगा, कौन सी बात सुनेगा, कहकर गुस्सा हो जाते हैं। होकर आगे जो जाते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि जब वीर जी क्या होते हैं, जाते हैं तो ऐसे ही गुस्सा होके बाहर चले जाते हैं। जो रसोई घर में रहना हो तो जो आप जाना हो तो जाइए वरना मैं ही नहीं रहूंगा, कहकर गुस्से से बाहर चले जाते हैं। तो तभी इस बाहर जाने के बावजूद इसे एकदम माँ का दिल बैठ जाता है। तो वो सोचने लगती है कि तो इस तरह समधियों के घर हम जैसे मेहमानों को ना गए तो बड़े बड़े मेहमान के बदले में इस कुरूप व्यक्ति, जो छोटा सा, जो बदसूरत का, जो मर्दूद जो व्यक्ति जाएगा तो हमारी इज्जत क्या मान रहेगा, कहकर सोचने लगती है। अंत में बाबूजी हड़बड़ाने लगते हैं और अंत में वो माँ जी और पिताजी इसे इनकार कर देते हैं। बात यह इन्हें समझ में आता है कि बाबूजी को ये अपनी जो पत्नी माँ जी, भौजाई जी समझाती है, देखो जी आजकल के जमाने में अलग अलग तरह के बच्चे रहते हैं, लेकिन हमारा बच्चा तो बहुत महान व्यक्ति है। महान व्यक्ति होने के कारण भी वो क्या हो रहा है, पढ़ा लिखा है, हमें सब कुछ पैसा सब कुछ है, लेकिन रहने के बावजूद भी वो सरलता से विवाह कर रहा है। तो इस बात पे हमें नाश करना चाहिए। तो इसमें कौन सी गलती है, उस जो मंगलसेन को लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो वीर की बात सुन लो, कहकर वो समझाने की कोशिश करते हैं। अंत में बाबूजी कुछ बड़बड़ाते हुए बाद क्या करते हैं, जो बताते हैं कि जाओ मंगलसेन को बता दो कि तैयार होने के लिए। तभी मनोरमा उछल मचलती है, जो ऐसे ही बैठी हुई मनोरमा उछल कर बताती कि ओ मंगलसेन भी जा रहा है, इस समधियों के घर क्या है जा रहा है, कहकर वो भागती दौड़ती हुई मंगलसेन को बताने के लिए दौड़ती है। तो देखिए तभी मनोरमा जा भाई के अलमारी में से धुला हुआ पाजामा निकाला और समधियों के घर में से मंगलसेन के आओ भगत। जब पाजामा धुला लाता हो तभी वो मंगलसेन बाहर आता है। तो तभी उनकी जो स्थिति को देखकर, जो मंगलसेन की स्थिति, जो मैले हुए कपड़े को देखकर वो रोती है, उसे रुलाई आती है। किसे, भौजाई जी को। लेकिन भौजाई सोचते कि ये वक्त रोने का नहीं, तो कुछ ठीक करना है, कहकर को अपनी जो मनोरमा बेटी को भेजती है, जा अपने जो वीर के कमरे से एक पैजामा लेकर आओ, क्योंकि मंगलसेन के पास ठीक से पैजामा नहीं है, कहकर बोलती है, और दूसरा सा एक पगड़ी भी लेकर आओ। तभी वो भाग के पगड़ी और पैजामा धुला हुआ लेकर आती है। तो जैसा कि मंगलसेन को आंगन में इस तरह बिठाया जाता है कि पूरी तरह से उसके कपड़े, जो बदन जो कपड़ा नहीं रहता है, तो उसे अलग तरह की शर्म आती है। ये कि उसके मंगलसेन के आगे पीछे पूरे लोग घूमते रहते हैं, जैसे कि ये क्या होता है, बूट
पिनाता रहता है और दूसरा उसे पैजामा पिनाता रहता है, दूसरा जो बूट का जो पॉलिश करता रहता है। इस तरह का अलग-अलग उसे पूरी तरह से संवारते हैं, लेकिन वो शर्मा के इस तरह ही बैठा होता है। उसके साथ-साथ मनोरमा के 2 सहेलियाँ भी वहाँ आ पहुँचे थे। वो उन्होंने मंगलसेन को देखकर हँस रहे थे, लेकिन उसे शर्म आ रही थी। उसके बाद जब मंगलसेन की क्या होते समधियों के घर में मंगलसेन की अवभगत जो जब मंगलसेन की वहां पर क्या होते हैं अंत में क्या होता है, मंगलसेन अपने जो घर जाता है, समधियों के घर जाता है तो क्या होता है देखिए, मैं तो केवल 1 रुपये और 4 आने लूंगा, मेरा इन चीजों में से विश्वास नहीं। जब मंगलसेन उन समधियों के घर जाते हैं तो सगाई डलवाने के लिए, तो वहां पर उस समधियों ने इस तरह उनका स्वागत करते हैं, तो उस स्वागत को देखकर मंगलसेन दंग रह जाता है। और जो उनके मंगलसेन के जिस तरह उसने सपना देखा था उसी तरह उसके आगे पीछे जो बहुत सारे नौकर घूम रहे थे, और उसमें से कोई एक व्यक्ति आकर इस तरह पूछता है, और बादाम का जो बना हुआ दूध दूं क्या कहकर पूछता है, और गिलास दूं क्या कहकर पूछता है। मंगलसेन हाँ और एक गिलास दे दो कहकर बताता है। तभी वो बादाम से भरे हुए एक दूध में दूध ले आकर देता है, वो दूध को वो स्वीकार करता है। तो इस तरह उनका वहां पर स्वागत करते हैं, वो देखकर एकदम खुश हो जाता है। जब बताता पूछता है कि मंगलसेन चुप नहीं बैठने वाला था, तभी उसने वहां दोबारा उन समधियों से पूछता है, आपकी जो बेटी कुछ पढ़ी है या नहीं? हमारा वीर जी तो एमए किया है। तो तभी समधियों ने इस तरह बताते हैं कि जी हाँ, हमारी जो बेटी ये बीए किया है इस साल। तभी हाँ हाँ कुछ घर का काम काज कुछ आता है कहकर पूछते हैं दोबारा। तभी हाँ थोड़ा बहुत। तो इस तरह मंगलसेन पूछता है, थोड़ा बहुत क्यों जी, पूरा सीखा दो, पूरा आना चाहिए कहकर पूछता है। तभी उसी ऐन वक्त वहां पर क्या होते है, सगाई का वक्त आता है। उस सगाई के वक्त पे क्या होता है, जो समधियों ने जो थाल में बादामों से भरी हुई एक थाल उनके सामने ले आकर रखते हैं, लेकिन वहां पर बाबूजी ने अपने 2 हाथ अपने घुटनों में दबाए ऐसे ही बैठ हुए थे कि वो जो बादामों से भरे हुए थाल को लेने से इनकार कर रहे थे। तो तभी हम पर बताते हैं देखिए, 1 रुपया और 4 आने लूंगा, मेरा इन चीजों में विश्वास नहीं। तो तभी समधियों को बाबूजी बताते हैं, मैं सिर्फ रुपये लेने आया हूँ, 1 रुपया और 4 आने लेने के लिए आया हूँ, और दूसरा आपने जो चीज देते हैं उस चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं। आपका अच्छा हो भला हो, वो आपका जीवन सुधारे, लेकिन मुझे इस चीजों से लेन देन नहीं है कहकर बताते हैं। लेकिन समधियों ने इस तरह बताया कि आप तो बहुत बड़े अमीर लोग हैं, आपका इस छोटा सा तोहफा कोई बात का नहीं है कहकर समझाते हैं। लेकिन बाबूजी बताते नहीं तो नहीं, ये सब हमारे जो जो इस दौर में जो रहने वाले जो लेन देन सब कुछ को हम इनकार करते हैं, हमें इस चीजों से दिलचस्पी नहीं है कहकर बाबूजी बताते। और दोबारा फिर से उन्होंने दूसरा कुछ देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्होंने इनकार करते रहते हैं। तो तभी वहां पर मंगलसेन तो चुप नहीं रहने वाला, वो बोलता है, ये एक बार तो बता दिया ना आपको, नहीं लेंगे तो नहीं लेना है, तुम क्यों इतना हमारे ऊपर क्या जुल्म कर रहे हो कहकर वो मंगलसेन समधियों को बताता है। तभी समधियों ने जो बाजू खड़े हुए व्यक्ति से संबंधी से बताते, ये वीर जी के लल्ले के क्या है चाचाजाद है, ये चाचाजाद क्या है, इनके जो वीर जी ने इन्हें आसरा दिया है, थोड़े दिन से वे इनके घर में आकर रह रहे हैं कहकर वो हंसते हुए जो संबंधियों से बताते हैं। तभी इस तरह मंगलसेन का एक क्या होता है, इस समधियों के घर में अवगत होता है। तो समधी जी के घर के तोहफा, तो बाबूजी ने रुमाल उठाया तो नीचे चांदी के थाल में चांदी की 3 चम्मच करती कहोलियां रखी थी, एक में केसर, दूसरी में रंगला धागा, तीसरी में एक चमकती चांदी का रुपया और चमकती चवन्नी।
जब जो बादामों का थाल उन्होंने लेने के लिए इनकार करते हैं तो दोबारा उन समधियों ने इस एक थाली ले आकर उनके सामने रखते हैं। उस थाली में क्या रहता है, एक रखी थी, उसमें केसर था और दूसरी में रंगला धागा था, तीसरी में एक चमकती चांदी का रुपया और चमकती चवन्नी। इस तरह इन्होंने रखते हैं, जैसे कि चांदी के 3 कटोरियां और 3 चम्मच, उसमें इस तरह की चीजें रखी हुई थी और जो रेशम का जो रूमाल उनके ऊपर बिछाया हुआ था। तो इसे चीज देखकर तभी दोबारा बाबूजी ने इस समधियों को बताते हैं, हमें इन चीजों से लेना देना नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए, हम लोगों को आपने शर्मिंदा कर रहे हो कहकर बताता है। लेकिन समधियों ने, आप तो बड़े लोग हैं, रईस लोग हैं, तो इस हमारा छोटा सा तो तोहफा लेकर जाइए कहकर बताते हैं। तभी इस तरह जो तोहफा इन्होंने क्या करते हैं, रूमाल उठाकर रख लेते हैं। तभी इसके अलावा 3 कटोरियां और 3 कटोरियों में 3 छोटे छोटे चांदी के चम्मच रखे हुए थे। इस तरह उन्होंने छोटा सा एक तोहफा देते हैं। तो इस तरह इन 3 कटोरियां और 3 चम्मच इस थाली में रखे हुए थे। तभी मंगलसेन और जो बाबूजी उस थाली को ले आते हैं। तो ले आने के बाद जो वीर जी अब भी क्या हुए थे, कमरे में जो नावल पढ़ रहे थे, तो नावल पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पूरा उनका मन क्या था, वो इस तरह सोच रहे थे कि मुझे क्या बधाइयाँ देगी, क्या बताकर भेजेगी, कुछ बोल के मुझे भेजेगी और मेरी तरफ क्या सोचेगी, क्योंकि इस तरह मजबूर और गरीब एक आदमी को मैंने अपने इसके घर भेज दिया हो, तो मेरे व्यवहार के बारे में वो क्या सोचेगी, मेरी आदत के बारे में क्या सोचेगी, मेरी बर्ताव के बारे में क्या सोचेगी कहकर वो अपने आप पर नावल पढ़ने की तरफ कोशिश करते हैं। लेकिन उनका पूरा मन वो मनोरमा पर उलझा हुआ था। तो तभी लाख लाख बधाइयां भौजाई जी घर में कदम रखते ही मंगलसेन आवाज लगाई। तभी थोड़े वक्त के बाद मंगलसेन घर आते हैं, समधियों के घर से जो अपने घर आते हैं। कौन, भौजाई जो बाबूजी और मंगलसेन। तभी वहां से मनोरमा भी और उसकी सहेलियां बाहर की जो ओर देख रही थी। तभी मंगलसेन ने अपने हाथों में थाली पकड़ के ले आ रहा था। तभी मनोरमा दौड़ती हुई उनके हाथों से क्या करती है, वो जो थाली छीन लेती है। तभी मंगलसेन गुस्से से बोलते, किस तरह की बदतमीज की ये लड़की है कहकर गुस्से से बताते हैं। तभी मनोरमा बताती है, क्या आप वीर जी की पगड़ी पहनने से आप वीर जी बन जाओगे, आप बड़े आदमी बन जाओगे, अभी आपका वक्त हो गया, आप अपनी पगड़ी निकाल के रख दो कहकर चले जाती है। तो तभी इस तरह जो वीर जी को प्रभा की याद आना, तो थाल पर रखे लाल रूमाल। तभी जब उन्होंने क्या करते, उनके माझी जो भौजाई जी ने उस थाल लेकर जब मनोरमा देती है, तो उस थाल लेकर उस थाल के जो ऊपर जो रूमाल को निकाल कर देखते हैं, तो वहां पर क्या रहते हैं, चांदी के चम्मच और कटोरियां देखते हैं। तो कटोरियां देखते ही सबका मन खुश हो जाता है और वीर जी इस तरह पुलकित होते हैं, कि इस तरह प्रसन्न होते हैं कि वो सोचते हैं कि उन कटोरियों को, उन थालियों से अपने गोरे गोरे हाथों से उसे सजाया होगा, तो किस तरह सजाया होगा और मुझे कुछ संदेश भेजा होगा कहकर वो सोचकर प्रसन्न होते रहते हैं। तो तभी माजी ने थाल पर से रूमाल उठाया, चमचकती कटोरियां, चमकता थाल, बीच में रखे चम्मच। तो थाल में क्या थे, चमकती हुई कटोरियां और चम्मच। जो चांदी के चमकते हुए चम्मच देखकर खुश हो जाती है, प्रसन्न होके एकदम क्या होती है, अच्छा लगता है। तभी क्या होता है, वीर जी को भी एकदम क्या होता है, पुलकित हो जाते हैं। तो इस तरह इन्होंने इस मनोरमा की याद करते हैं। तो देखिए, आपको अगली जो सेशन में किस तरह चम्मच खो जाने के बाद किस तरह मंगलसेन के साथ बर्ताव करते हैं कहकर आपको अगली कक्षा में बताऊंगी। धन्यवाद।